सुप्रभात, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ प्रीति। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं सुर्खियों के साथ। हैदराबाद में वैश्विक उद्यमिता सम्मेलन में प्रधानमंत्री का कारोबारियों को निवेश का न्योता। इवांका ट्रंप का महिलाओं को प्राथमिकता पर जोर। निर्मला सीतारमण ने कहा, रक्षा क्षेत्र में स्टार्टअप निभा सकते हैं अहम भूमिका। गुजरात में पहले दौर का चुनाव प्रचार तेज। प्रधानमंत्री की 4 रैलियां आज। राहुल गांधी भी आज से 2 दिन के दौरे पर। बारह सबसे बड़े डिफॉल्टर्स से कर्ज वसूली की प्रक्रिया शुरू। वित्त मंत्री ने कहा, नए दिवालियापन कानून के तहत कार्रवाई। नोटबंदी के बाद 25 लाख रुपए जमा कराने वाले 1 लाख से ज्यादा लोगों को आयकर नोटिस। पद्मावती फिल्म के विदेशों में रिलीज पर रोक लगाने से इनकार। विवाद पर सुप्रीम कोर्ट नाराज, कहा बयानबाजी से बचे जिम्मेदार लोग। उत्तर कोरिया ने दागी नई बैलिस्टिक मिसाइल। 1000 किलोमीटर दूर जापान के पास समुद्र में गिरी मिसाइल। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने दी गंभीर नतीजे भुगतने की चेतावनी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कारोबारियों को भारत में निवेश का न्योता दिया है। उन्होंने हैदराबाद में वैश्विक उद्यमिता सम्मेलन के उद्घाटन के मौके पर कल भारत में तेज आर्थिक सुधारों की जानकारी दी। प्रधानमंत्री ने कहा कि युवा उद्यमी बदलाव के प्रतीक हैं। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति की सलाहकार इवांका ट्रंप ने महिलाओं को व्यापार की राह में आने वाली बाधाएं दूर करने पर जोर दिया। हैदराबाद में मंगलवार को 8वें वैश्विक उद्यमिता सम्मेलन की रंगारंग शुरुआत हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सलाहकार इवांका ट्रंप ने इसका उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत की तरक्की में महिलाओं का योगदान भुलाया नहीं जा सकता। उन्होंने कहा कि सरकार व्यापार सहूलियतें बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री ने युवा उद्यमियों को भारत में निवेश का न्योता दिया। टू माय एंटरप्रेन्योर फ्रेंड्स फ्रॉम अक्रॉस द ग्लोब, आई वुड लाइक टू से, कम, मेक इन इंडिया, इन्वेस्ट इन इंडिया, फॉर इंडिया एंड फॉर द वर्ल्ड। आई इनवाइट each one of you to become a partner in India's growth story. सम्मेलन पहली बार दक्षिण एशिया में हो रहा है। भारत और अमेरिका मिलकर इसका आयोजन कर रहे हैं। इवांका ट्रंप ने भारत की नीतियों की तारीफ की और तेजी से बढ़ती भारतीय अर्थव्यवस्था को दुनिया के लिए उम्मीद बताया। इवांका ने व्यापार में महिलाओं को प्राथमिकता देने पर जोर दिया। Fueling the growth of women-led businesses isn't simply good for society, it's good for our economy. One study estimates that closing the gender entrepreneurship gap worldwide could grow our global GDP by as much as 2%. 3 दिन चलने वाले सम्मेलन का थीम वुमेन फर्स्ट प्रॉस्पेरिटी फॉर ऑल है। इसका मकसद महिलाओं को सशक्त बनाकर समाज और देश की उन्नति में उनका योगदान बढ़ाना है। इस दौरान 4 क्षेत्रों पर मुख्य रूप से चर्चा होगी। इनमें ऊर्जा और बुनियादी ढांचा, स्वास्थ्य और जीवन विज्ञान, वित्तीय तकनीक, डिजिटल अर्थव्यवस्था और मीडिया व मनोरंजन शामिल हैं। Our government has embarked upon ambitious programs for empowerment of women and promotion of entrepreneurship and skill development in India. We seek to do this not only for our 1.25 billion strong population, but also for our partners in line with our mantra of Sabka Saath, Sabka Vikas. Telangana has been ranked as #1 state in the country in ease of doing business rankings brought out by the Government of India and the World Bank jointly. Telangana has now become a favored destination for both international and domestic investors. सम्मेलन में 150 देशों
और क्षेत्रों के प्रतिनिधि हिस्सा ले रहे हैं। अफगानिस्तान, सऊदी अरब और इजराइल जैसे 10 देशों से केवल महिलाएं हिस्सा ले रही हैं। सम्मेलन में भाग लेने के लिए 1500 प्रतिभागियों को चुना गया है। पहली बार प्रतिभागियों में आधे से अधिक महिलाएं हैं। इनमें 300 निवेशक और उससे जुड़े लोग भी शामिल हैं। 1/3 उद्यमी अमेरिका, 1/3 भारत और 1/3 दुनिया के दूसरे देशों से हैं। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा के दौर में पहली बार 2010 में वॉशिंगटन में सम्मेलन का आयोजन हुआ था। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। इससे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सलाहकार इवांका ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इस दौरान भारत और अमेरिका के रिश्तों को मजबूत बनाने पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इवांका ट्रंप ने फलकनुमा पैलेस में आयोजित भव्य रात्रि भोज में भी हिस्सा लिया। वैश्विक उद्यमिता सम्मेलन से अलग हैदराबाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और डेनमार्क के विदेश मंत्री एडियर सैमुअल्सन के बीच भी मुलाकात हुई। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाने पर चर्चा हुई। 5 दिन की यात्रा पर भारत पहुंचे डेनमार्क के विदेश मंत्री ने सोमवार को दिल्ली में विदेश मंत्री सुषमा स्वराज से मुलाकात की थी। हैदराबाद में मेट्रो सेवा आज से आम लोगों के लिए शुरू हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल हैदराबाद मेट्रो रेल सेवा के पहले फेज का उद्घाटन किया। हैदराबाद मेट्रो पहले चरण में मियापुर से नागोले के बीच 30 किलोमीटर के दायरे में चलाई जा रही है। हैदराबाद को मंगलवार को मेट्रो की सौगात मिल गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हैदराबाद मेट्रो रेल सेवा के पहले चरण का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री ने मेट्रो की सवारी भी की। तेलंगाना के मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव और राज्यपाल ESL नरसिम्हन इस दौरान प्रधानमंत्री के साथ थे। प्रधानमंत्री ने मियापुर से कोकटपल्ली तक मेट्रो में सफर किया और फिर वापस आए। हैदराबाद अब दिल्ली, मुंबई और 5 दूसरे शहरों की श्रेणी में शामिल हो गया है, जहां मेट्रो रेल का नेटवर्क है। मेट्रो की ये सेवा बुधवार से आम लोगों के लिए उपलब्ध होगी। मेट्रो क्षेत्र में ये सार्वजनिक और निजी भागीदारी की दुनिया में सबसे बड़ी परियोजना है। इसमें अत्याधुनिक संचार सेवाएं हैं और हर 2 मिनट में एक मेट्रो ट्रेन संचालित की जा सकती है। पहले चरण में मेट्रो मियापुर से नागोले के बीच 30 किलोमीटर के दायरे में है। इसमें 24 स्टेशन होंगे। सभी ट्रेनों में शुरुआत में 3-3 कोच होंगे। पैसेंजर्स बढ़ने पर कोच की तादाद बढ़कर 6 की जाएगी। न्यूनतम किराया 10 और अधिकतम 60 रुपए रखा गया है। ये प्रोजेक्ट 2012 में शुरू किया गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। भारत में राष्ट्रीय संकट प्रबंधन केंद्र की स्थापना में रूस मदद करेगा। इससे कुदरती आपदाओं के साथ दूसरी तरह के संकटों से निपटने में मदद मिलेगी। मॉस्को में कल गृह मंत्री राजनाथ सिंह और रूस के आपात मामलों के मंत्री व्लादिमीर पुश्कोव के बीच मुलाकात में इस पर सहमति बनी। दोनों नेताओं ने 2018-19 के लिए आपदा प्रबंधन से जुड़ी साझा योजना पर दस्तखत किए और आपदा से निपटने को लेकर व्यापक चर्चा की। दोनों देशों ने साल 2010 के बाद आपदा से निपटने से जुड़े समझौतों को लागू करने में हुई प्रगति का जायजा लिया। दोनों देश एक दूसरे के अनुभवों को साझा करने और प्रशिक्षण कार्यक्रम पर सहमत हुए। भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण यानी ट्राई नेट न्यूट्रलिटी के पक्ष में है। ट्राई की ओर से जारी सिफारिश में कहा गया है कि नेट यूजर्स के साथ कंटेंट के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता है। सर्विस प्रोवाइडर्स को ऐसा कोई करार नहीं करना चाहिए जो कंटेंट के आधार पर भेदभाव करता हो। नेट न्यूट्रलिटी को लेकर ट्राई ने अपनी सिफारिशें जारी कर दी हैं। ट्राई ने कहा है कि सर्विस प्रोवाइडर्स को इस तरह के समझौते से रोका जाना चाहिए जो कंटेंट के आधार पर भेदभाव करते हैं। नियामक ने कंपनियों के लाइसेंसिंग नियमों में भी बदलाव का पक्ष लिया है, जिससे कंटेंट को लेकर अलग अलग रवैया नहीं हो। ट्राई ने कहा है कि टेलीकॉम कंपनियां किसी खास सर्विस के लिए इंटरनेट की स्पीड को धीमा या तेज नहीं करें और किसी कंटेंट को ब्लॉक नहीं कर सकें। ट्राई ने अपनी सिफारिशें जारी करते हुए मल्टी शेयर होल्डिंग बॉडी बनाने का सुझाव दिया है। इसमें टेलीकॉम, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स कंपनियों, कंटेंट प्रोवाइडर्स, सामाजिक संगठनों और उपभोक्ता प्रतिनिधियों को शामिल किया जाए। ये पैनल ऐसे मामलों की निगरानी और जांच करेगा। ट्राई की सिफारिशें ऐसे समय में आ रही हैं जब नेट न्यूट्रलिटी पर दुनिया भर में बहस छिड़ी हुई है।
अमेरिकी नियामक फेडरल कम्युनिकेशंस कमीशन ने हाल ही में कहा है कि उसकी योजना अमेरिका में 2015 से अपनाए गए नेट निरपेक्षता नियमों को वापस लेने की है। वहीं नेट न्यूट्रलिटी के समर्थक इंटरनेट ट्रैफिक सभी के लिए बिना किसी भेदभाव के मुहैया कराने के पक्ष में हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। दरअसल नेट न्यूट्रलिटी या इंटरनेट तटस्थता के सिद्धांत के तहत ये माना जाता है कि इंटरनेट सेवा देने वाली या टेलीकॉम कंपनी को हर तरह के डेटा को एक जैसा दर्जा देना होगा। इसमें अपेक्षा की जाती है कि यूजर, कंटेंट, साइट, प्लेटफॉर्म, एप्लीकेशन और संचार के तरीकों के आधार पर ना तो भेदभाव किया जाए और ना ही अलग अलग शुल्क लिया जाए। अलग अलग वेबसाइट, सेवा या इंटरनेट कॉलिंग के लिए अलग अलग कीमत नहीं वसूली जा सकती। कंपनियां ना तो किसी सेवा को ब्लॉक कर सकती हैं और ना ही किसी की स्पीड घटा या बढ़ा सकती हैं। ऐसा ना हो कि कोई सेवा स्लो लेन में इसलिए अटक जाए क्योंकि उसके हिसाब से पैसे नहीं दिए गए। सुप्रीम कोर्ट ने पद्मावती फिल्म के बारे में राजनेताओं की टिप्पणियों पर सवाल उठाया है और ऐसी बयानबाजियों से बचने के लिए कहा है। कोर्ट ने कहा कि फिल्म रिलीज से पहले इस तरह के बयान फिल्म के खिलाफ माहौल बनाने का काम कर रहे हैं। कोर्ट ने फिल्म के विदेश में रिलीज पर रोक से जुड़ी मांग वाली याचिका को भी खारिज कर दिया। इस बीच फिल्म विवाद पर सूचना और प्रौद्योगिकी से जुड़ी संसदीय समिति ने निर्देशक संजय लीला भंसाली को उनका पक्ष रखने के लिए बुलाया है। समिति के अध्यक्ष अनुराग ठाकुर ने पीटीआई को इस बारे में जानकारी दी। सुप्रीम कोर्ट ने पद्मावती फिल्म को लेकर बयानबाजी पर नाराजगी जताई है। मंगलवार को कोर्ट ने कहा कि सेंसर बोर्ड से सर्टिफिकेट मिलने से पहले सरकारी पदों पर बैठे लोगों का बयान देना गलत है। शीर्ष अदालत ने साफ किया कि इस मसले पर नेताओं के गैर जिम्मेदाराना बयान बंद होने चाहिए। कोर्ट ने यह भी कहा कि सार्वजनिक पदों पर बैठे लोगों के बयान से सेंसर बोर्ड का फैसला प्रभावित हो सकता है। कोर्ट ने इसे कानूनी सिद्धांतों के खिलाफ बताया। कोर्ट ने उस याचिका को भी खारिज कर दिया जिसमें फिल्म के विदेश में रिलीज पर रोक लगाने की मांग की गई थी। कोर्ट ने कहा कि फिल्म को रिलीज किया जाए या नहीं, ये सेंसर बोर्ड के दायरे में आता है। सेंट्रल गवर्नमेंट को डायरेक्शन दिया है, उनसे पूछा कि आप एक्शन क्यों नहीं लेते हैं लॉ के अंदर में, जब लॉ में कोई प्रोविजन नहीं है क्या इस परिस्थिति में एक्शन लेने के लिए। वाई यू पीपल आर साइलेंट, आप लोग साइलेंट क्यों हैं, क्यों नहीं एक्शन लेते लॉ का जो भी प्रोविजन है। आप एक्शन लीजिए। लोग इतना स्टेटमेंट दे रहे हैं, बड़ी बड़ी अथॉरिटी स्टेटमेंट दे रहे हैं, आप लोग साइलेंट बैठे हुए हैं। एक्शन लीजिए इस चीज़ के ऊपर, लॉ जो भी प्रोविजन है उसके हिसाब से आप एक्शन करिए। दरअसल राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात के मुख्यमंत्रियों ने अपने अपने राज्यों में पद्मावती की रिलीज से इनकार किया था। कई मंत्री भी इस बारे में बयान दे चुके हैं कि फिल्म बनाने से पहले इतिहासकारों से रायशुमारी होनी चाहिए थी। दूसरी तरफ कई फिल्मकारों और कलाकारों ने रिलीज के खिलाफ विरोध को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उल्लंघन बताया है। पद्मावती फिल्म को लेकर कई दिनों से विवाद जारी है। विरोध करने वालों का आरोप है कि पद्मावती फिल्म में रानी पद्मावती के चरित्र को गलत तरीके से दिखाया गया है। रविंद्र सिंह शौरान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। आईपीएस राकेश अस्थाना सीबीआई के विशेष निदेशक बने रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने राकेश अस्थाना की सीबीआई में विशेष निदेशक के पद पर नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में 24 नवंबर को फैसला सुरक्षित रख लिया था। केंद्र सरकार ने भी इस याचिका का विरोध किया था। सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार ने कहा था कि राकेश अस्थाना की नियुक्ति नियमों के मुताबिक हुई है। कॉमन कॉज नाम की एनजीओ ने अस्थाना की नियुक्ति को अवैध बताते हुए सुप्रीम कोर्ट से उसे रद्द करने की मांग की थी। याचिका में कहा गया था कि नियुक्ति में केंद्र सरकार ने चयन समिति और सीबीआई के निदेशक की राय को नजरअंदाज किया है। और अब गुजरात चुनाव से जुड़ी कुछ खबरें। गुजरात चुनाव में जीत सुनिश्चित करने के लिए सभी पार्टियां प्रचार में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी जहां चुनाव प्रचार में पूरी ताकत झोंक रहे हैं, वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 4 रैलियों को संबोधित करने वाले हैं। प्रधानमंत्री पहले मोरबी में लोगों को संबोधित करेंगे और फिर गिर सोमनाथ के प्राची, भावनगर के पलिताना में और नवसारी में जनसभाओं को संबोधित करेंगे। इससे पहले 27 नवंबर को प्रधानमंत्री ने कच्छ जिले के भुज, राजकोट के जसदन, अमरेली के धारी और सूरत के कामरेज में चुनावी रैलियों को संबोधित किया था।
वहीं कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी भी आज से गुजरात के 2 दिन के दौरे पर हैं। आज वो गिर सोमनाथ, जूनागढ़ और अमरेली जिलों का दौरा करेंगे। जूनागढ़ के विसवदर और अमरेली के सवरकुंडला में बैठकें करने के अलावा अमरेली जिले में एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। चुनाव प्रचार के दौरान आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला भी जारी है। केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने मंगलवार को कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी पर राज्य के युवाओं को गुमराह करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि गुजरात की जनता और पाटीदारों को कांग्रेस पार्टी आरक्षण के नाम पर बहका रही है। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि पाटीदारों को आरक्षण के फॉर्मूले को कांग्रेस जनता के सामने रखे। एक सवाल बार बार उठा है कि 50% की सीमा आप कैसे पार करेंगे, और आज मैं कांग्रेस पार्टी से पूछूंगा कि कांग्रेस पार्टी कृपया बताए कि 50% की सीमा को क्रॉस करने का आपका रोड मैप क्या है। या आप छलावा कर रहे हैं या दिखावा कर रहे हैं। वोट की सौदागरी के लिए यह छलावा और दिखावा बंद होना चाहिए। और खबरें जारी हैं, हम लौट रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का राज्यसभा टीवी में। मैं हूं श्याम सुंदर। मैं भी भारत की इस विशेष श्रृंखला में हम भारत की आदिम जनजातियों को समझने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए मैं भी भारत, सिर्फ राज्यसभा टीवी पर। घटम, प्राचीन दक्षिण भारतीय ताल वाद्य। जब बजता है तो सृष्टि के 5 तत्वों धरा, जल, वायु, अग्नि और आकाश के स्वर को इसकी धुन में किया जा सकता है महसूस। घटम पर उंगलियों और हथेली के थाप से उत्पन्न हुई स्वर तरंग पैदा करती है अद्भुत ताल। उत्तर प्रदेश निकाय चुनाव के तीसरे और अंतिम चरण के लिए आज वोट डाले जा रहे हैं। मतदान अब से थोड़ी देर पहले सुबह 7 बजे शुरू, जो शाम 5 बजे तक चलेगा। इस चरण में सहारनपुर, मुरादाबाद, बरेली, फिरोजाबाद और झांसी के 5 नगर निगमों समेत 26 जिलों के 233 स्थानीय निकायों के लिए चुनाव हो रहा है। सुरक्षा बल संवेदनशील इलाकों में फ्लैग मार्च कर रहे हैं। स्वतंत्र और निष्पक्ष मतदान के लिए सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए गए हैं। सभी तीनों चरणों के चुनाव की मतगणना 1 दिसंबर को होगी। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने उन अफवाहों को खारिज किया है कि बैंक उद्योगपतियों के कर्जों को बट्टे खाते में डाल रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार ने किसी भी बड़े डिफॉल्टर का कर्ज माफ नहीं किया है। अरुण जेटली ने एक ब्लॉग में लिखा कि पिछले कुछ दिनों से यह अफवाह उड़ाई जा रही है कि उद्योगपतियों के कर्ज को माफ किया जा रहा है। उन्होंने सवाल किया है कि 2008 से 2014 के बीच किसके कहने पर सरकारी बैंकों ने कर्ज बांटे थे, जो आज एनपीए में बदल चुके हैं। अरुण जेटली ने कहा कि कर्ज लेने वालों के खिलाफ सख्त कदम उठाने के बजाय सरकार ने उन्हें राहत दी और डिफॉल्टर्स को नॉन एनपीए अकाउंट होल्डर्स के तौर पर वर्गीकृत किया। उन्होंने कहा कि नए दिवालियापन कानून के तहत 12 सबसे बड़े डिफॉल्टर्स से रिकवरी की कार्रवाई शुरू की गई है। इन 12 डिफॉल्टर्स का कुल एनपीए 1,75,000 करोड़ रुपए है। आयकर विभाग ने 1,16,000 लोगों और कंपनियों को नोटिस भेजा है। इन्होंने नोटबंदी के बाद 25 लाख से ज्यादा रुपए बैंकों में जमा किए थे, लेकिन तय समय पर आयकर रिटर्न नहीं भरा। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के अध्यक्ष सुशील चंद्रा ने बताया कि इन्हें रिटर्न भरने के लिए 30 दिन का समय दिया गया है। उनके मुताबिक 10 से 25 लाख रुपए जमा करने वाले 2,40,000 लोगों ने भी रिटर्न नहीं भरा है। इन्हें भी जल्द नोटिस भेजा जाएगा।
उन्होंने कहा कि बड़ी रकम जमा करने के बाद रिटर्न दाखिल करने वालों की पड़ताल जारी है। आयकर विभाग उन लोगों की जांच कर रहा है जिन्होंने नोटबंदी के बाद 2.5 लाख से ज्यादा की रकम जमा की थी। वरिष्ठ अधिकारी बद्री नारायण शर्मा को मुनाफा विरोधी अथॉरिटी का अध्यक्ष बनाया गया है। जीएसटी कानून के तहत इसका गठन हुआ है। मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने उनके नाम को मंजूरी दी। कैबिनेट ने 16 नवंबर को 5 सदस्यीय अथॉरिटी के गठन को मंजूरी दी थी। इसका मकसद वस्तुओं पर कर की दरों में कमी का फायदा ग्राहकों तक पहुंचाना है। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने शिक्षा को सबसे शक्तिशाली हथियार बताया है। उन्होंने कहा कि ज्ञान के जरिए दुनिया को बदला जा सकता है। उपराष्ट्रपति ने मंगलवार को ये बात वेल्लोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के एक समारोह में कही। इस मौके पर उन्होंने छात्रों के भविष्य की चुनौतियों के लिहाज से खुद को तैयार करने की सलाह दी और शिक्षण संस्थानों के शिक्षा के मामले में छात्रों के लिए विश्व स्तरीय माहौल उपलब्ध कराने के लिए कहा है। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू मंगलवार को अमरावती में वेल्लोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के नए परिसर का उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि शिक्षण संस्थान ज्ञान का मंदिर है और यहाँ छात्रों को सीख लेने के साथ साथ जिम्मेदारियों को भी समझना चाहिए। As per our ancient Guru Shishya Parampara, the teacher is the most venerated person by the disciple. Although modern day students get all the information they require at the click of a mouse, but going to Google, it should be noted, I have been telling in the recent past, Google, very important, very informative, and also sometimes affirmative also. But I can tell you, my young friends, Google can never replace Guru. उपराष्ट्रपति ने कहा कि देश के सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक परिवर्तन के लिए शिक्षा को शक्तिशाली हथियार के तौर पर इस्तेमाल करना चाहिए। उन्होंने छात्रों को बदलती तकनीक के हिसाब से क्षमता विकसित करने की नसीहत दी। In India, there are good universities, but you need excellent universities. So I appeal to all the universities, private or public, to focus on enhancing the skills and enhancing the knowledge, raising the standards, and then compete with the world. If proper opportunities are given, proper facilities are given, proper infrastructure is created, definitely our universities also will excel. उपराष्ट्रपति ने कहा कि युवाओं की संख्या में भारत पहले पायदान पर है और इस ऊर्जा को सही दिशा देने में उच्च शिक्षण संस्थानों को अहम भूमिका निभानी चाहिए। अरविंद कुमार सिंह, राज्यसभा टीवी, अमरावती। और अब कुछ अहम अंतर्राष्ट्रीय खबरें। इंडोनेशिया के बाली में ज्वालामुखी की चेतावनी पर भारत सरकार नजर बनाए हुए है। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने कहा कि वो स्थिति के बारे में लगातार जानकारी ले रही हैं। उन्होंने ये भी कहा कि इंडोनेशिया में भारतीय मिशन भारतीय नागरिकों की मदद करेगा। बाली में भारतीय वाणिज्य दूतावास ने मदद के लिए हवाई अड्डे पर हेल्प डेस्क भी खोली है। माउंट आगुंग से पिछले मंगलवार से ज्वालामुखी दहक रहा है और लगातार गुबार निकल रहा है। इसका धुआं आसमान में कई किलोमीटर तक फैल गया है। खतरे के मद्देनजर ज्वालामुखी के आसपास के इलाके को खाली कराया गया है। एहतियात के लिए उड़ानों पर रोक अभी भी जारी है। 1 लाख से ज्यादा पर्यटक बाली में फंसे हुए हैं। दक्षिण कोरिया के सेना प्रमुख ने कहा है कि उत्तर कोरिया ने एक और बैलिस्टिक मिसाइल दागी है। अमेरिका के रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि उसके प्रारंभिक मूल्यांकन के अनुसार ये एक अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल है। अमेरिकी रक्षा मंत्री जेम्स मैटिस ने इसे पूरी दुनिया के लिए खतरा बताया है। इससे पहले अमेरिकी रक्षा मंत्रालय ने कहा कि इस मिसाइल ने 1000 किलोमीटर की दूरी तय की थी और वो जापान सागर में जाकर गिरी। दक्षिण कोरिया समाचार एजेंसी योनहाप ने कहा है कि दक्षिणी प्योंगयान प्रांत के प्योंगयांग के से पूर्व की ओर इस मिसाइल को छोड़ा गया है। गोवा में 48वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का कल भव्य कार्यक्रम के साथ समापन हो गया। रॉबिन कैम्पिलो की फिल्म 120 बीट्स पर मिनट को सर्वश्रेष्ठ फिल्म चुना गया और इसे गोल्डन पीकॉक अवार्ड से सम्मानित किया गया। अमिताभ बच्चन को साल के व्यक्तित्व सम्मान से नवाजा गया है। 48वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्मोत्सव मंगलवार को गोवा के पणजी में रंगारंग कार्यक्रम के साथ खत्म हो गया। फेस्टिवल में रॉबिन कैम्पिलो की फिल्म 120 बीट्स पर मिनट को सर्वश्रेष्ठ फिल्म चुना गया और इसे गोल्डन पीकॉक अवार्ड से सम्मानित किया गया। इसी फिल्म के लिए
नहुएल पेरेज बिस्कायट को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता चुना गया। फिल्म टेक ऑफ के निर्देशक महेश नारायण को स्पेशल जूरी अवार्ड से सम्मानित किया गया। ये फिल्म इराक के तिरकित में फंसी भारतीय नर्सों के ऊपर बनी है। वहीं इस फिल्म के लिए मलयाली अदाकारा पार्वती को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री चुना गया। विवियन क्यू को चीनी फिल्म एंजेल्स वेयर व्हाइट के लिए बेस्ट डायरेक्टर चुना गया और उन्हें सिल्वर पीकॉक अवार्ड से नवाजा गया। बेस्ट डेब्यू फिल्म डार्क स्कल के लिए निर्देशक किरो रूसो को सिल्वर पीकॉक अवार्ड से सम्मानित किया गया। मनोज कदम की मराठी फिल्म क्षितिज को ICFT यूनेस्को गांधी मेडल से नवाजा गया। फेस्टिवल में अभिनेता अमिताभ बच्चन को साल के व्यक्तित्व के सम्मान से नवाजा गया। वहीं कनाडा के जाने माने फिल्मकार एटम इयोगन को उनकी उपलब्धियों के लिए भी सम्मानित किया गया। फिल्म महोत्सव के दौरान भारतीय पैनोरमा में 26 फीचर फिल्में और 16 गैर फीचर फिल्में दिखाई गई थीं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। बात खास शख्सियत की। मशहूर उद्योगपति भारत रत्न जहांगीर रतन जी दादा भाई टाटा की आज पुण्यतिथि है। उनका जन्म 29 जुलाई 1904 को पेरिस में हुआ था। आधुनिक भारत की बुनियाद रखने वाली औद्योगिक हस्तियों में JRD टाटा का नाम सबसे ऊपर है। इन्होंने ही देश की पहली वाणिज्यिक विमान सेवा टाटा एयरलाइन शुरू की थी, जो आगे चलकर भारत की राष्ट्रीय विमान सेवा एयर इंडिया बन गई। इसी वजह से उन्हें भारत के नागरिक उड्डयन का पिता भी कहा जाता है। योगदानों के कारण उन्हें दुनिया भर के तमाम पुरस्कारों से नवाजा गया। 1954 में फ्रांस ने उन्हें अपने सर्वोच्च नागरिकता पुरस्कार लीजन ऑफ द ऑनर से नवाजा। 1957 में भारत सरकार ने उन्हें पद्म विभूषण से अलंकृत किया। 1992 में भारत सरकार ने उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया। JRD टाटा का 89 साल की उम्र में आज ही के दिन 1993 में जेनेवा में निधन हुआ था। उर्दू भाषा के मशहूर साहित्यकार अली सरदार जाफरी की आज जयंती है। उनका जन्म आज ही के दिन 1913 को गोंडा जिले के बलरामपुर गांव में हुआ था। उन्होंने 11 काव्य संग्रह, 4 गद्य संग्रह, 2 कहानी संग्रह और 1 नाटक के अलावा साहित्यिक पत्रिकाओं में भी योगदान दिया। लेकिन उनकी ख्याति एक ऐसे शायर के रूप में उभरी जिन्होंने उर्दू शायरी में छंद मुक्त कविता की परंपरा शुरू की। अजीम शायर ने जीवन भर मजलूम और मेहनतकश गरीबों की समस्याओं को उजागर करने के लिए कलम चलाई। 1997 में इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 1 अगस्त 2000 को इस दुनिया को अली सरदार जाफरी ने अलविदा कह दिया। और अब आखिर में हेडलाइंस। हैदराबाद में वैश्विक उद्यमिता सम्मेलन में प्रधानमंत्री का कारोबारियों को निवेश का न्योता। इवांका ट्रंप का महिलाओं को प्राथमिकता पर जोर। निर्मला सीतारमण ने कहा, रक्षा क्षेत्र में स्टार्टअप निभा सकते हैं अहम भूमिका। गुजरात में पहले दौर का चुनाव प्रचार तेज। प्रधानमंत्री की 4 रैलियां आज। राहुल गांधी भी आज से 2 दिन के दौरे पर। बारह सबसे बड़े डिफॉल्टर से कर्ज वसूली की प्रक्रिया शुरू। वित्त मंत्री ने कहा, नए दिवालियापन कानून के तहत कार्रवाई। नोटबंदी के बाद 25 लाख रुपए जमा कराने वाले 1 लाख से ज्यादा लोगों को आयकर नोटिस। पद्मावती फिल्म के विदेशों में रिलीज पर रोक लगाने से इनकार। विवाद पर सुप्रीम कोर्ट नाराज। कहा, बयानबाजी से बचे जिम्मेदार लोग। उत्तर कोरिया ने दागी नई बैलिस्टिक मिसाइल। 1000 किलोमीटर दूर जापान के पास समुद्र में गिरी मिसाइल। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने दी गंभीर नतीजे भुगतने की चेतावनी। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आगे आप देख सकते हैं देश देशांतर। नमस्कार।